everyone, I am Alka and you are watching my channel Study Express Tech. If you are new in my channel, then like, comment and subscribe it and don't forget to press the bell icon. Today's topic is about exception handling mechanism in which we are going to study today try and catch mechanism. अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है जिसमें मैंने एक्सेप्शन इन जावा, डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड एरर, एक्सेप्शन हायरार्की और डिफरेंस बिटवीन चेक एंड अनचेक एक्सेप्शन के बारे में बताया है, तो आप ऊपर दिए आई बटन में क्लिक करके भी उसे देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां जाकर भी इसे देख सकते हैं। सो आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन इट। सबसे पहले देख लेते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म कितने तरह के होते हैं। फर्स्ट ट्राई, सेकंड कैच, फाइनली फोर्थ थ्रो एंड फिफ्थ थ्रोज। तो हमें इन्हीं एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले आज के इस ट्यूटोरियल में हम ट्राई और कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि ट्राई और कैच मैकेनिज्म कैसे काम करते हैं। ट्राई ब्लॉक में हम रिस्की कोड को लिखते हैं और कैच ब्लॉक में हम हैंडलिंग कोड को लिखते हैं। जो कोड रिस्क हो सकता है या रिस्क क्रिएट कर सकता है, वैसे कोड को हैंडल करने के लिए हम कैच ब्लॉक में हैंडलिंग कोड को लिखते हैं। कैच ब्लॉक में हम एक्सेप्शन, क्लास नेम, रेफरेंस वेरिएबल नेम को लिखते हैं। अगर हमें किस टाइप की एक्सेप्शन ऑक्योर होने वाली है नहीं पता है, तो हम डायरेक्ट एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं और रेफरेंस वेरिएबल में हम ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमें नहीं पता कि कौन सी एक्सेप्शन क्रिएट होने वाली है, तो एक्सेप्शन के अंदर ही कोई क्रिएट होगी, तो एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिट हुई कोई एक्सेप्शन क्लास हो सकती है, तो हम एक्सेप्शन को भी लिख सकते हैं, जिससे बाकी अदर एक्सेप्शंस इनहेरिट होती है। तो अगर हमें नहीं पता है कि कौन सी एक्सेप्शन होने वाली है, तो हम डायरेक्ट एक्सेप्शन क्लास भी लिख सकते हैं। एक शॉर्ट रन टाइम एक्सेप्शन का एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें हमने क्लास नंबर क्रिएट किया है और मेन मेथड में हमने ए इंट डाटा टाइप का एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने 50 वैल्यू स्टोर कराई, फिर बी ली जिसमें हमने 0 स्टोर कराई, और सी जिसमें ए डिवीजन बाय बी का इनपुट डाल दिया और हमने फिर सी को प्रिंट कराया। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ हम डिवीजन कर रहे हैं 0 से, इससे हमें पता है कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पर क्रिएट होगी आगे जाके रन टाइम पे। सो हम यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पर रिस्की कोड कौन से लाइन पर आ रही है, इस लाइन पे, क्योंकि यहाँ पर तो हमने सिर्फ वैल्यू को बताया है कि हमने इन टाइप के डाटा टाइप में ए वेरिएबल में 50 को स्टोर कराया है, फिर बी में 0 को स्टोर कराया है, हमने सिर्फ यहाँ स्टोर कराया, लेकिन असल में हम कब ये वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं, तो इस लाइन में, तो मेनली इसी लाइन में यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो होगा। तो इसलिए हम ये लाइन भी काउंट कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सिक्स्थ लाइन में एक्सेप्शन थ्रो होगा। ये एक रिस्की लाइन बन चुकी है, सो इसी लाइन को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल देंगे और फिर कैच ब्लॉक के थ्रू हम इसे हैंडल करवाएंगे। इसे हम अच्छे से प्रोग्राम के थ्रू अभी समझ लेंगे, जिससे यह कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम ट्राई ब्लॉक में रिस्की कोड को रखते हैं और कैच ब्लॉक में हैंडलिंग कोड को रखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है, whenever there is exception, the method in which exception occurs will create an object and that object will store 3 things. First, exception name, second, description and third, stack trace. ये लाइन ये कह रहा है कि जब भी एक्सेप्शन ऑक्योर होगा, तो जिस भी मेथड के अंदर एक्सेप्शन क्रिएट होता है, वो मेथड एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और वो ऑब्जेक्ट ये 3 चीजों को स्टोर करता है। पहला एक्सेप्शन नेम, सेकंड डिस्क्रिप्शन और स्टैक ट्रेस। इसे हम यहाँ इस इमेज से देख सकते हैं, एक्सेप्शन नेम, डिस्क्रिप्शन और स्टैक ट्रेस। हम देख रहे हैं कि मेन मेथड के अंदर ही एक रिस्की कोड जनरेट हो रहा है, क्योंकि हम इसे डिवाइड कर रहे हैं 0 से, तो यहाँ अर्थमेटिक एक्सेप्शन रन टाइम पे क्रिएट होगा। तो ये इस मेन मेथड के अंदर हो रहा है, तो मेन मेथड ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जिसमें वो 3 वैल्यूज को स्टोर कराता है। यही वैल्यू जेवीएम के पास जाती है और जेवीएम चेक करता है कि क्या इसमें कोई मैनुअली हैंडलिंग कोड लगाया हुआ है, जैसे ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज, फाइनली। तो अगर मैनुअली हैंडलिंग कोड प्रोग्रामर ने नहीं फिट किया, तो जेवीएम देखता है कि नो, यहाँ पर कोई मैनुअली कोड नहीं है, तो वो डिफॉल्ट हैंडलर को दे देता है और डिफॉल्ट हैंडलर इन्हीं 3 पॉइंट को
प्रिंट करा देता है, जिसमें एक्सेप्शन नेम, कौन सी एक्सेप्शन ऑक्योर हुई है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, डिस्क्रिप्शन उसके बारे में, और स्ट्रैक प्रेस। स्ट्रैक प्रेस का मतलब होता है कौन सी लाइन में एक्सेप्शन थ्रो हो रही है। जैसे मैंने अभी बताया कि इस लाइन में एक्सेप्शन थ्रो हो रही है, तो ये 6th लाइन है, 1 2 3 4 5 6, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं हम। जब भी एक्सेप्शन जिस भी लाइन में क्रिएट होती है, वो जिस भी मेथड के अंदर आता है, जैसे यहाँ मेन मेथड के अंदर एक्सेप्शन थ्रो हो रही है, तो वो मेन मेथड एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जिसमें इन तीनों बातों का ध्यान रखा जाता है, और वो जेवीएम के पास थ्रो होती है। फिर जेवीएम चेक करता है कि क्या ट्राई कैच मैकेनिज्म लगाया हुआ है, अगर नहीं लगाया हुआ है तो डिफॉल्ट हैंडलर उसे हैंडल करता है, और फिर इन 3 चीज़ों को वो प्रिंट करा देता है। इसे अच्छे से हम जब प्रोग्राम देखेंगे तभी समझ पाएंगे, अभी इसे हम ऐसे थ्योरी में समझ लेते हैं। बेसिकली हम लोग ट्राई कैच का यूज़ क्यों करते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम ट्राई कैच का यूज़ करते हैं। तो एक्सेप्शन ऑक्योर होता है जो कि अनवांटेड होता है, अनएक्सपेक्टेड कंडीशन, जो कि नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब करता है। तो उसी नॉर्मल फ्लो को ये डिस्टर्ब ना करे, एबनॉर्मली प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो, इसलिए हम ट्राई और कैच मैकेनिज्म का यहाँ पर यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो फ्लो है वो चलता रहे और डिस्टर्ब ना हो किसी भी एक्सेप्शन की वजह से। अब हम चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन के अंदर समझते हैं कि कैसे एक्सेप्शंस ऑक्योर होती है, हम उसे चेक करते हैं, और ट्राई और कैच का यूज़ कर कर कैसे हम फिर उसे हैंडल कर सकते हैं। देन हम ये भी देखेंगे कि अगर किसी भी एक्सेप्शन कोई भी मैन मेथड के अंदर आता है तो कैसे ये 3 पॉइंट्स ऑक्योर होते हैं, और कैसे जेवीएम उसे कंट्रोल करके ये 3 पॉइंट्स को प्रिंट कराता है। क्योंकि अगर हम मैनुअली हैंडलिंग ट्राई कैच थ्रो यूज़ नहीं करते हैं तो जेवीएम खुद ही डिफ़ॉल्ट हैंडलर से इसे हैंडल करवाकर प्रिंट करवा देता है। चलिए इसे प्रोग्राम के थ्रू अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे अब हम इसे ट्राई कैच को एग्जांपल से समझेंगे। पहले मैंने एक नॉर्मल प्रोग्राम रखा है जिसमें मैंने एक क्लास क्रिएट किया है नंबर नेम से, फिर मैंने मैन मेथड क्रिएट किया है, उसके अंदर मैंने इंट डाटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें ए में 50 स्टोर कराया, बी में 0, और फिर मैंने एक रिस्क की लाइन जनरेट की जिसमें मैं 50 को B0 से डिवाइड करा रही हूँ, और इसको मैं प्रिंट कराऊंगी फिर। तो ये रिस्क की कोड तो मेनली ये लाइन है जो कि रिस्क जनरेट करेगा। तो चलिए इसे एक बार रन करा कर देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट यहाँ पर मिलता है। अब हम इसे रन करा कर देखते हैं। सबसे पहले कंपाइल करा लेते हैं। प्रोग्राम का नेम है number.java, और ये कंपाइल तो कर गया क्योंकि ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन है जो कि रन टाइम पे थ्रो होती है, तो कंपाइल टाइम पे ये थ्रो नहीं होती है, इसे हम चेक नहीं कर सकते, ये अनचेक एक्सेप्शन है। यहाँ पर तो आराम से कंपाइल होगी, लेकिन जब हमें इसे रन करना है तो देखिए, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जब भी कोई एक्सेप्शन थ्रो होती है और जिस मेथड के अंदर होती है, तो वो मेथड एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उसके अंदर वो 3 बातों को प्रिंट कराता है, क्योंकि वो जेवीएम के पास जाता है, और जेवीएम अभी चेक करेगा क्या मैंने ट्राई कैच एक मैनुअली कोई हैंडलर लगाया, नहीं मैंने तो नहीं लगाया, तो ये देख लेता है जेवीएम, और फिर वो डिफ़ॉल्ट हैंडलर से इसे हैंडल करवाता है। तो डिफ़ॉल्ट हैंडलर वही 3 बातों को यहाँ पर प्रिंट करा देता है, जिसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। पहला मैंने बताया था एक्सेप्शन नेम, तो वो बता देता है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन हुई है, ये नेम क्रिएट करा दिया कि कौन सा एक्सेप्शन हुआ है। तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्यों हुआ, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है बाय 0, और फिर क्या बता रहा है कि कहाँ पर हो रहा है, तो स्टैक ट्रेस को बता रहा है कि 6th लाइन में हो रहा है। जैसा कि मैंने अभी थ्योरी में बताया था एक एग्जाम्पल छोटा सा जिसमें मैंने 6th लाइन में बताया था। तो ये मेनली मैंने प्रोग्राम जब बनाया तो इसमें देख सकते हैं कि 6th लाइन पे स्टैक ट्रेस करके ये बता रहा है, और यहाँ पे एक्सेप्शन नेम और डिस्क्रिप्शन, यहाँ एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, ये बता रहा है कि मेन में हुआ क्योंकि मेन के अंदर हुआ था, तो ये डिस्क्रिप्शन बता दिया कि कहाँ हुआ, एक्सेप्शन का नेम भी बता दिया, और यहाँ पर क्यों हुआ ये बताकर, और फिर स्टैक ट्रेस से कौन से लाइन में हुआ ये बता दिया। तो अभी हमने ये देखा कि हमने ट्राई कैच नहीं यूज किया, तो कैसे मेन मेथड ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और जेवीएम ने कैसे हैंडल कराया डिफॉल्ट हैंडलर से, क्योंकि हमने कोई मैनुअली हैंडलर तो लगाया नहीं था ट्राई कैच। तो ये किस तरीके से काम करता है अभी देखा आपने।
अगर इसी में मैं ट्राई और कैच को मैनुअली करवा दूं तब क्या होता है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो अभी मैंने इसमें ट्राई और कैच दोनों को लगा दिया है। अब हम इसे रन करा कर देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया कि ट्राई ब्लॉक के अंदर वैसे रिस्की कोड को रख दिया जिससे सी इक्वल टू ए डिवीजन बाई बी, मैंने इसे डाल दिया जो रिस्की कोड है। और फिर कैच ब्लॉक में मैंने हैंडलिंग कोड को यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब हम इसे प्रिंट करा के देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आगे में मैंने अपना नाम प्रिंट करा दिया है ताकि हम ये देख सकें कि क्या ये एबनॉर्मल अब एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है या फिर प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट ना करके मेरे नाम को आगे प्रिंट करा रहा है या नहीं, यानी कि नॉर्मल फ्लो डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। हम इसे चेक करते हैं। तो चलिए हम इसे रन करा कर देख लेते हैं। अब हम इसे रन करा लेते हैं। नंबर डॉट जावा, तो ये सक्सेसफुली कंपाइल कर गई। और अब जावा और प्रोग्राम का नेम, तो देखिए यहाँ पर एबनॉर्मल टर्मिनेट ना होते हुए ये क्या कर रही है कि आगे के फ्लो को मैनेज कर रही है। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि अलका जो मैंने वहां पर अपना नेम वहां पर प्रिंट करवाया था तो वो आगे आ गया। ट्राई कैच के आगे मैंने ये प्रिंट कराया था तो ये जो है वो एक फ्लो बनते हुए आगे बढ़ा। और यहाँ पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्रिएट तो हुई है वो बताया, लेकिन यहाँ पर एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं हुआ, आगे का फ्लो चलते गया, प्रोग्राम यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो हमने इसे ऐसे देखा। ये तो अनचेक एक्सेप्शन के अंदर देखा जो रन टाइम में क्रिएट होती है और सक्सेसफुली कंपाइल के बाद होती है। अब हम इसे एक और एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं जहां पर चेक्ड एक्सेप्शन यानी कंपाइल टाइम पे भी कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने कंपाइल टाइम का प्रोग्राम क्रिएट किया। तो मैंने क्लास क्रिएट किए नंबर नेम से, सेम नेम से, और फिर मैंने फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज़ किया और फिर मैंने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। और मैं डी ड्राइव के अंदर एक्स वाई जेड फाइल को खोजने की कोशिश कर रही हूँ जो कि फाइल है ही नहीं, जिसका पाथ सेट मैंने नहीं किया है। तो इसको जब मैंने कंपाइल कराया तो कंपाइल टाइम पे ही, चूंकि ये चेक्ड एक्सेप्शन है, इससे पहले हमने अनचेक्ड देखा था अर्थमेटिक एक्सेप्शन जो रन टाइम पे थ्रो हुआ था और उसमें ट्राई कैच को यूज किया था। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं कि चेक्ड में ये कैसे काम करता है। तो कंपाइल टाइम पे जैसे ही मैंने इसे कंपाइल किया, यहाँ पर फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्रिएट हो गया जो कि बोल रहा है कि मस्ट बी काउट बाइट और डिक्लेयर्ड बाई थ्रोन कीवर्ड का यूज करने बोल रहा है। तो हम इसे ट्राई कैच मैकेनिज्म का यूज कर कर इसे भी देख लेते हैं। तो अभी मैंने इसमें ट्राई और कैच का यूज कर लिया है और अब हम इसे रन करा कर देखते हैं। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल तो कर गई। अब हम इसे रन करा लेते हैं। ये सक्सेसफुली कंपाइल इसलिए कर पाए क्योंकि हमने ट्राई और कैच मैकेनिज्म का यहाँ यूज किया। इससे पहले तो कंपाइल टाइम पे ही ये एक्सेप्शन को चेक करने पर बता दे रही थी कि फाइल नॉट फाउंड क्रिएट हो सकता है रन टाइम पे। तो अब हम इसे रन करा कर देख लेते हैं। तो ये सक्सेसफुली रन भी कर गया और एबनॉर्मली टर्मिनेट भी नहीं हुआ। ट्राई कैच का हमने यूज़ किया तो कंपाइल टाइम पे फिर से हमने ट्राई कैच को यूज़ करके देखा कि वो रन टाइम में कोई एक्सेप्शन नहीं क्रिएट कर रहा है और ये एबनॉर्मली ना टर्मिनेट करके हमारा फ्लो चल रहा है, डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ लास्टली अलका अपना नेम प्रिंट कराया था तो ये नेम भी प्रिंट हो गया। इसका मतलब यहाँ पर एबनॉर्मल टर्मिनेट नहीं हुआ, फ्लो डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो अनचेक में भी हमने देख लिया और चेक में भी ये कैसे काम करता है हमने इसे देख लिया। सो इस तरीके से ट्राई कैच एक्सेप्शन को हैंडल करता है जो अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा, जिसमें हमने चेक्ड और अनचेक्ड दोनों के एग्जाम्पल्स को देखा। और अब हम एक शॉर्टली हम देखना चाहते हैं कि फ्लो कैसे काम करता है। अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन ना आती है तो क्या वो कैच ब्लॉक में जाता है, ये कैसे काम करता है, हम इसे फ्लो के थ्रू एक बार समझ लेते हैं। सो फ्लो को समझने के लिए अब हम इसे देखते हैं कि मैंने एक ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पे डाला है जहाँ पर मैं 50 को 2 से डिवाइड कर रही हूँ। तो देख सकते हैं 50 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई एक्सेप्शन तो थ्रो होगा नहीं। और मैंने हर जगह ट्राई ब्लॉक के पहले, ट्राई ब्लॉक के अंदर, कैच ब्लॉक के अंदर मैंने कुछ प्रिंट कराया है डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कोई एक्सेप्शन तो थ्रो नहीं हो रहा है। तो देखते हैं ये कैसे प्रोग्राम ये काम करता है ताकि हम फ्लो को समझ सकें। हमने इसे रन कराया तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले ट्राई ब्लॉक के अंदर जो था तो वो प्रिंट हो जाता है। हम इसे देख सकते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर जो था वो प्रिंट हो गया। फिर
ट्राई ब्लॉक के बाहर जो था वो प्रिंट हो गया 1, फिर ट्राई ब्लॉक के अंदर आया, फिर 2 भी प्रिंट हो गया, फिर 3 भी प्रिंट हो गया, फिर 4 भी प्रिंट हो गया, और फिर 25 भी प्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ मैंने सी लिया जो कि सी का वैल्यू क्या है 50 डिवीजन बाई 2, तो यहाँ पर 25 भी आ गया, फिर 5 भी प्रिंट हो गया, और फिर लास्टली मैंने अपना नेम यहाँ पर प्रिंट कराया था तो वो भी प्रिंट हो गया। क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं थ्रो हुआ था तो ये नॉर्मली टर्मिनेट हुआ, लेकिन एब नॉर्मली जब टर्मिनेट होगा तब हम देखते हैं कि फ्लो कैसे गड़बड़ होता है। क्योंकि अगर कोई एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक में अगर रिस्की कोड जनरेट होती है तो वो डायरेक्ट कैच ब्लॉक में चली जाती है और आगे की ये सारी वैल्यूज को वो प्रिंट नहीं करवाती है। तो ट्राई ब्लॉक में अगर एक्सेप्शन रिस्की कोड जनरेट होता है तो वो सीधा कैच ब्लॉक में चली जाती है, जिससे कि आगे का फ्लो जो ट्राई ब्लॉक में रहता है वो छूट जाता है। और अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं है तो कैच ब्लॉक में वो क्यों जाएगी, कैच ब्लॉक में भी वो नहीं जाती है, तो कैच ब्लॉक का भी एक्सेप्शन कैच ब्लॉक के अंदर भी जो हम लिखते हैं वो भी छूट जाता है। सो अभी हमने देखा कि ट्राई ब्लॉक के भी टर्म्स को इसने ले लिया और कैच ब्लॉक के अंदर भी जाकर उससे टर्म्स को भी इसने ले लिया। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पर 6 था, ये 6 यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ, ये 5 तक ही हुआ और फिर लास्टली एल का प्रिंट हो गया। 6 और 7 क्यों नहीं प्रिंट हुआ? इसलिए क्योंकि ट्राई ब्लॉक में ऐसा कोई एक्सेप्शन थ्रो हुआ ही नहीं, वो हैंडल किया ही नहीं कि वो कैच ब्लॉक में जाए। फिर ट्राई में आता है कोई रिस्की कोड तभी हैंडलिंग कोड कैच में जाता है, तो वहां जाता तो ये 6 और 7 को प्रिंट कराता। इसलिए 6 और 7 यहाँ पर नहीं है। इससे हमें फ्लो समझ में आ रहा है कि ट्राई में अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा तो वो कैच के पास जाएगा ही नहीं हैंडल करवाने। तो एक्सेप्शन सॉरी, जब कैच के पास वो जाएगा ही नहीं तो फिर बाकी के आगे के कोड यहाँ पर कैसे राइट होंगे? तो 6 और 7 इसलिए यहाँ पर नहीं है। अभी एक और हम प्रोग्राम के थ्रू से जल्दी से समझ लेते हैं। तो अभी मैंने इसमें बस थोड़ा से चेंजेस किए हैं, यहाँ पर मैंने 2 की जगह 0 ऐड कर दिया। तो अब देखते हैं कि ये कैसे फ्लो काम करता है इसका। हम इसको आउटपुट देख लेते हैं, इसको रन करा के। तो इसके आउटपुट से हम समझ सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर एक रिस्की कोड का स्टेटमेंट जनरेट होता है, यहाँ पर 0 से डिवाइड होता है, तो ये 1 2 3 और 3 के बाद ये डायरेक्ट 6 में चली जाती है। क्योंकि यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन फाउंड हो गया तो वो डायरेक्ट कैच ब्लॉक में चला गया। तो कैच ब्लॉक में जो भी था 6, और फिर उसने प्रिंट कराया जो भी एक्सेप्शन हुआ अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और फिर उसने 7 प्रिंट कराया और डायरेक्टली मेरा नेम प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पर 4 और 5 ये दोनों कोड यहाँ पर नहीं आ पाए, क्योंकि ट्राई ब्लॉक में जैसे ही एक्सेप्शन फाउंड हुआ वो कैच ब्लॉक में डायरेक्ट चला गया बाकी के आगे स्टेटमेंट को स्किप करते हुए। लेकिन यहाँ पर जब नॉर्मल फ्लो चल रहा था तो उसने सारे वैल्यूज को प्रिंट कराया, और कैच ब्लॉक के अंदर वो ना चूंकि गया ही नहीं था, क्योंकि ट्राई ब्लॉक के अंदर ऐसा कोई एक्सेप्शन फाइंड नहीं हुआ था, तो वो कैच ब्लॉक के अंदर ही नहीं गया था। तो कैच ब्लॉक के स्टेटमेंट्स को यहाँ पर उसने प्रिंट नहीं कराया। लेकिन यहाँ कैच ब्लॉक के स्टेटमेंट जैसे 6 को और 7 को प्रिंट कराया, और ट्राई ब्लॉक के कुछ स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं कराया, क्योंकि ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन जैसे ही आया वो डायरेक्टली वहां से टर्मिनेट होकर कैच ब्लॉक में चला गया। तो ट्राई ब्लॉक में जो मैंने आगे के कोड्स लिखे थे वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इस तरीके से ट्राई और कैच का फ्लो काम करता है। तो आज आपने देखा एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म के 2 टाइप्स, ट्राई और कैच ब्लॉक। नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में फाइनली ब्लॉक को अच्छे से समझेंगे। सो आज के ट्यूटोरियल्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।